हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हम कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। हमारे पास वाटर होता है और उसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। We know that accurate measurement of an unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और उससे आप लोग अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems। लेकिन अगर मुझे आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। पहली चीज ये है कि अगर मैं डायरेक्ट करंट पास करता हूँ यानी कि डीसी, तो वो सॉल्यूशन की कंपोजिशन बदल देता है। Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other solid conductor। दूसरी चीज यह है कि अगर एक वायर होती है या कोई सॉलिड कंडक्टर होता है, उसे तो हम लोग आसानी से ब्रिज में कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर एक सॉल्यूशन है आपके पास तो आप उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। The first difficulty is resolved by using an alternative current source of power। तो जो डीसी वाला प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करंट है, वो सॉल्व हो सकता है अगर हम लोग डीसी की जगह एसी यूज कर लें। The second problem is solved by using a specially designed vessel called conductivity cell। दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है एक स्पेशल डिजाइन वेसल का यूज करके, जिसे हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। इट इज अवेलेबल इन सेवरल डिजाइंस, ये बहुत सारे डिजाइंस में अवेलेबल है। एंड टू सिंपल वंस आर शोन इन फिगर, और दो सिंपल वाले आप लोगों को फिगर में दिखाए गए हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, दो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स होती हैं कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, और उनके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की लेयर होती है। फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लैटिनम इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकली। बहुत ही बारीक डिवाइडेड पिसा हुआ मेटल होता है प्लैटिनम, उसकी कवरिंग की जाती है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकली, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस ए होती है। एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो एल होता है। Therefore, solution confined between these electrodes is a column of length L and area of cross section A। तो इनके अंदर जो solution confined होता है वो उसकी length L हो गई और area of cross section A होता है। The resistance of such a column of a solution is given by the equation। तो ऐसे solution के column का resistance हमें R is equal to रो एल बाई ए, या फिर रो जो रेजिस्टिविटी होती है इसको हम लोग 1/कापा दैट इज कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, तो एल बाई कापा ए भी कह सकते हैं। द क्वांटिटी एल बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। जो एल बाई ए का रेशो है उसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल जी स्टार, जिसे जी स्टार सिंबल से शो किया जाता है। It depends on the distance between the electrodes and their area of cross section and has the dimension of length inverse and can be calculated if we know L and A। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ इनवर्स होता है। और अगर आपको लेंथ और एरिया पता है तो आप इजीली सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। measurement of L and A is not only inconvenient but also unreliable।
लेकिन एल और ए को मेजर करना ना सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि ये जो डाटा आता है वो भी मतलब भरोसे योग्य नहीं होता। The cell constant is usually determined by measuring the resistance of cell containing a solution whose conductivity is already known. सेल कांस्टेंट जो है वो आमतौर पे मेजरमेंट किया जाता है एक ऐसे सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करके जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है। For this purpose, we generally use KCl solutions whose conductivity is known accurately at various concentration. इस पर्पस के लिए हम आमतौर पे पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हमें अलग अलग कंसंट्रेशन पे प्रॉपरली पता होती है एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर और अलग अलग टेम्परेचर पे भी हमें एक्यूरेटली पता है। द सेल कांस्टेंट जी स्टार इज देन गिवन बाय द इक्वेशन। तो जो जी स्टार है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एल बाय ए या फिर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करके। ओके, ये टेबल आपके पास है जिसमें आपको कंसंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन की हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलर कंडक्टिविटी जो आगे टर्म आएगी वो भी दिया हुआ है। Once the cell constant is determined, जैसे ही एक को सेल कांस्टेंट मिल जाता है we can use it for measuring the resistance और conductivity of any solution। हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। The setup for the measurement of resistance is shown in figure और जो सेटअप है वो आपको फिगर में बना के दिया गया है। It consists of two resistances R3 and R4। इसमें दो resistances होते हैं R3 and R4 और वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 है and conductivity cell having the unknown resistance R2 और एक कंडक्टिविटी सेल जिसमें अननोन रेजिस्टेंस R2 होता है। The Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, a source of AC power in the audio frequency range 5500 to 5000 cycles per second। Wheatstone bridge में एक ऑस्किलेटर लगा होता है जो कि AC सोर्स होता है और उसका जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 550 से लेकर 5000 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। P इज अ सुटेबल डिटेक्टर। P एक डिटेक्टर है, एक हेडफोन या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। एंड ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस है व्हेन नो करंट इज पास्ड थ्रू द डिटेक्टर। जब इस वाली आर्म से कोई करंट पास नहीं करेगा तब तो हम लोग ब्रिज को बैलेंस मानते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है R2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R4, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय R3। These days inexpensive conductivity meters are available which can directly read the conductance or resistance of the solution in the conductivity cell। तो आजकल ऐसे कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल हैं जो ज़्यादा महंगे नहीं हैं और वो डायरेक्टली कंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस जो है सॉल्यूशन का वो मेजर कर सकते हैं एक कंडक्टिविटी सेल में। Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, जैसे हमें सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस मिल जाता है सॉल्यूशन का, the conductivity of solution is given by the equation। तो हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार को रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करके। The conductivities of solution of different electrolytes in the same solvent at a given temperature differs due to कंडक्टिविटी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन की सेम सॉल्वेंट और गिवन टेम्परेचर पे डिफरेंट है और वो किस वजह से है चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोसिएट। जिस आयंस में और उनके साइज और चार्ज पे वो डिसोसिएट टूटते हैं उन पे the concentration of ions or ease with which the ions move under a potential gradient और आयंस की कंसंट्रेशन पे या उस आसानी के साथ जिसमें आयंस मूव कर सकते हैं जब एक पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई किया जाता है। It therefore becomes necessary to be define a physically more meaningful quantity
called molar conductivity denoted by symbol lambda m। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक और मीनिंगफुल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करें जिसका नाम मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा एम से उसको डिनोट किया जाता है। इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय इक्वेशन, और मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। इन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में कापा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर मीटर। अगर हम लोग कंडक्टिविटी को साइमन पर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, देन द कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, और अगर कंसंट्रेशन को आप मोल पर मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हो तो जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बन जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट, ये हमें अब एक कन्वर्जेंस दी हुई है कि अगर हम लोग मोल मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को जो कंडक्टिविटी है वो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में यूज़ करनी पड़ती है। और आप लोगों का जो यहाँ पर यूनिट है अलग अलग तरीके से वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है। तो आप लोग, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दोनों टाइप की यूनिट हम लोग यूज करते हैं और इस तरीके से दोनों का आपस में रिलेशन है। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को आप लोग 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो मीटर स्क्वायर के लिए आपको 100 × 100 करना पड़ता है। या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकालना है तो 10⁻, उधर जाके -4 हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वो बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो डन होता है, और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।